आज हम द साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर एक गहरी बातचीत करेंगे। ये लेख एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी असहज करने वाली अवधारणा की पड़ताल करता है, स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट यानी रणनीतिक अलगाव। राइट। हमारा मकसद ये समझना है कि आज की इस शोर शराबे वाली, हर पल प्रतिक्रिया मांगने वाली दुनिया में क्या चुप रहना वाकई एक सुपर पावर हो सकता है। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए लेख में एक कमाल की पंक्ति है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है तुम्हें हर चीज से फर्क नहीं पड़ता। वाह, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। बिल्कुल, और यहीं से मैं बात शुरू करना चाहता हूँ। लेख कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं, गुस्सा, डर, लालच के गुलाम होते हैं। गुलाम, हाँ। इससे वो अनुमान के काबिल बन जाते हैं, मतलब कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। लेकिन क्या भावनाएं हमेशा कमजोरी ही होती हैं? कभी कभी गुस्सा या जुनून ही तो हमें बड़े काम करने की हिम्मत देता है ना। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और लेख ये नहीं कह रहा कि भावनाएं खत्म कर दो, वो भावनाओं पर नियंत्रण की बात कर रहा है। अच्छा, नियंत्रण। हाँ, स्रोत इसे मैकियावेली के एक विचार से जोड़ता है, जो खुद पर काबू नहीं रख सकते वो दूसरों पर क्या रखेगा। सही बात है। देखिए, जब कोई जानता है कि आपको तारीफ अच्छी लगती है तो वो आपकी झूठी तारीफ करके आपसे काम निकलवा सकता है। अगर उन्हें पता है कि आपको किस बात से डर लगता है तो वो उस डर का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह का पैटर्न है जिसे दूसरे लोग पढ़ लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, जैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिथम। हाँ, मैं वही सोचने वाला था। वो जानता है कि किस तरह की पोस्ट से हमें गुस्सा आएगा और वो हमें वही दिखाता है ताकि हम ज्यादा देर तक ऐप पर रहें। बिल्कुल सही पकड़ा, हम सब अनुमान के काबिल बन चुके हैं। लेख के अनुसार लोग आसानी से मैनिपुलेट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत मान्यता, तुरंत प्रशंसा, तुरंत न्याय। वो तालियों के भूखे होते हैं। और जैसा कि लेख में एक बड़ी तीखी बात कही गई है, जो जल्दी चाहता है उसे जल्दी नचाया जाता है। बिल्कुल। डिटैचमेंट इसी नाच का हिस्सा बनने से इनकार करना है। तो ये एक तरह का एक कवच बन जाता है। हाँ, एक कवच। हाँ, जिसके बाद ना तो कोई तारीफ से आपको खरीद सकता है और ना ही डर दिखाकर अपनी बात मनवा सकता है। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं क्योंकि आपका जो आत्म मूल्य है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। एग्जैक्टली। पर एक मिनट, क्या ये इंसान को अकेला या थोड़ा असंवेदनशील नहीं बना देता? अगर आपको ज्यादा चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता तो क्या आप समाज और रिश्तों से कट नहीं जाते? ये डिटैचमेंट का सबसे बड़ा मिथक है, और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल उठाया। लेख के मुताबिक इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं, बल्कि दुनिया को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखना है। जब आप उस भावनात्मक धुंध से बाहर निकलते हैं तभी आप देख पाते हैं कि असल में हो क्या रहा है। अच्छा, ये असंवेदनशील होना नहीं है, ये है चुनिंदा रूप से संवेदनशील होना, सिर्फ उन चीजों के लिए जो वाकई मायने रखती हैं। और बाकी सब शोर है। ठीक है, ये थ्योरी तो समझ में आती है, पर असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? मुझे लगता है यहीं पर लेख का सबसे दमदार हिस्सा आता है, जब वो जापान के सबसे महान तलवारबाज मियामोटो मुसाशी का उदाहरण देता है। हाँ। कहते हैं उन्होंने 60 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्रोत के अनुसार मुसाशी की असली ताकत उनकी वो तलवार चलाने की कला में उतनी नहीं थी जितनी उनके मन में थी। उनके मन में? हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। लेख इस बात पर जोर देता है कि वो लड़ने से पहले ही जीत चुके होते थे। कैसे? उनके दुश्मन गुस्से में, बदला लेने की आग में जलते हुए आते थे। वो चिल्लाते थे, गालियां देते थे, उन्हें उकसाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। और मुसाशी वो क्या करते थे? मुसाशी बस शांत खड़े रहते थे, जैसे कोई तूफान को देख रहा हो। वाह। उनका दुश्मन चिल्लाता था, वो सुनते थे। दुश्मन उन्हें थकाने के लिए देर करता था, वो शांति से इंतजार करते थे। उनकी ये शांति ही उनके दुश्मन को अंदर से तोड़ देती थी। वो सोचता था, ये इंसान मुझसे डर क्यों नहीं रहा, इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, और इसी बौखलाहट में वो कोई ना कोई गलती कर बैठता था। बिल्कुल। लेख में एक जबरदस्त पंक्ति है, जो इंसान अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता वो अपनी तलवार को क्या काबू करेगा। क्या बात है। ये सिर्फ युद्ध के मैदान की बात नहीं है। सोचिए किसी बिजनेस नेगोशिएशन के बारे में, या ऑफिस की किसी तनाव भरी मीटिंग के बारे में। हाँ, जो पक्ष अपनी भावनाओं पर काबू खो देता है वो अक्सर हार जाता है। मुसाशी का धैर्य और शांति ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं है,
ये किसी भी तीव्र भावना की बात है। अत्यधिक उत्साह, डर या बेचैनी जब विरोधी पक्ष भावनात्मक रूप से अस्थिर होता है तो वो जल्दबाजी में फैसले लेता है, गलतियां करता है। और मुसाशी बस उन गलतियों का इंतजार करते थे। हाँ, उनका एक ही वार काफी होता था क्योंकि वो सही समय पर पूरी सटीकता के साथ किया जाता था। ये दिखाता है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि शांत रहकर सही मौके की पहचान करने में है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, एक तलवारबाज जिसकी जान हर पल दांव पर लगी हो, उसके लिए इतना शांत रहना, ये तो लगभग अमानवीय लगता है। सही बात है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है कि मुसाशी ने ये मानसिक शांति कैसे हासिल की? क्या ये सिर्फ अभ्यास था या उनकी कोई खास फिलॉसफी थी? लेख इस पर सीधे तौर पर तो नहीं जाता, लेकिन इशारा करता है। अच्छा। इशारा ये है कि मुसाशी का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, जीत। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, वो सुंदर दिख रहे हैं या नहीं, या उनकी जीत सम्मानजनक है या नहीं। उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए था, बस। और जब आपकी चाहत इतनी सिमट जाती है तो बाकी सब शोर अपने आप शांत हो जाता है। और मुसाशी की ये शांति सिर्फ गुस्से पर नियंत्रण से नहीं आती थी। नहीं, ये इस बात से भी आती थी कि उन्हें जीत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था, न प्रसिद्धि न दूसरों का सम्मान। और यहीं से लेख एक और दिलचस्प विचार पर पहुंचता है, कम चाहने की ताकत। हाँ। जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि महत्वाकांक्षा की कमी है, लेकिन लेख इसे अभेद्यता कहता है। अभेद्यता मतलब एक ऐसा किला जिसे कोई भेद ना सके। बिल्कुल। हाँ। यहाँ कम चाहने और रणनीतिक बढ़त के बीच का जो संबंध बताया गया है वो आकर्षक है। ज्यादातर लोग ज्यादा पाने के पीछे भागते हैं, ज्यादा पहचान, ज्यादा नियंत्रण, हर बातचीत में अपनी बात मनवाना, हर समूह का हिस्सा बनना। हाँ, लेकिन डिटैच्ड व्यक्ति ये समझता है कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ आपकी ऊर्जा खत्म करने के लिए बनाए गए जाल होती हैं। जैसे सोशल मीडिया पर होने वाली अंतहीन बहस। सटीक उदाहरण है। आप कभी जीत नहीं सकते, बस थक जाते हैं। बिल्कुल। जो इन जालों को पहचान लेता है वो उनमें फंसता नहीं है, और ये एक और तरह की शक्ति को जन्म देता है जिसे लेख अनरीडेबिलिटी कहता है। अनरीडेबिलिटी मतलब अपठनीयता। हाँ, जब लोग ये समझ नहीं पाते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो वो असहज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि आपका अगला कदम क्या होगा। इसे थोड़ा और समझाइए। सोचिए आप पोकर खेल रहे हैं। अगर आपके चेहरे से पता चल जाए कि आपके पास अच्छे पत्ते हैं या बुरे, तो आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आपका चेहरा शांत है, कोई भाव नहीं है, तो सामने वाला हमेशा अंदाजा ही लगाता रहेगा और गलतियां करेगा। तो जीवन की कई बातचीत भी पोकर जैसी ही होती हैं। बिल्कुल। जब आप अपनी भावनाएं और इरादे जाहिर नहीं करते तो दूसरे लोग उस खाली जगह को अपने डर और अनुमानों से भर देते हैं। एक मिनट, मुझे ये बात बहुत आकर्षक लगी। हम हमेशा सोचते हैं कि नेताओं या राजाओं को शक्तिशाली भाषण देने चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ ना कहना ही ताकत बन रहा है। और इसके लिए स्रोत फ्रांस के राजा लुई 14वें का एक बेहतरीन उदाहरण देता है। अच्छा। उसकी असली ताकत उसकी विशाल सेना में उतनी नहीं थी जितनी उसकी इस अनिश्चितता में थी। उसके दरबारी हमेशा ये अनुमान लगाने की कोशिश करते रहते थे कि राजा क्या सोच रहा है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। किसी की अर्जी पर वो बस मैं देखूंगा कहकर चुप हो जाता था, और इस चुप्पी के कारण लोग उसके बारे में खुद ही कहानियां बना लेते थे। उसकी चुप्पी डर और सम्मान दोनों पैदा करती थी। तो एक तरफ एक योद्धा है और दूसरी तरफ एक राजा। दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से हैं, लेकिन दोनों की ताकत का स्रोत एक ही है, चुप्पी और अपठनीयता। हाँ। इसका मतलब ये है कि ये रणनीति सिर्फ शारीरिक लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक सत्ता के लिए भी उतनी कारगर है। ये शक्ति का एक सार्वभौमिक नियम लगता है। हाँ, ये एक ऐसा स्पेस बनाने जैसा है जहाँ ताकत अपने आप पैदा होती है, जो हर बात का तुरंत जवाब देता है, हर भावना को तुरंत व्यक्त कर देता है। वो अपनी सारी ताकत बाहर फेंक देता है। और जो चुप रहता है वो दूसरों को सोचने पर मजबूर करता है। लोग उस चुप्पी से डरते हैं क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाते। तो इन सब विचारों को जोड़ने पे हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने भावनाओं पर नियंत्रण की बात की, मुसाची की शांति और लुई 14वें की चुप्पी को समझा। इन सब का सार क्या है? लेख यहाँ एकांत को एक नई परिभाषा देता है। आमतौर पर हम एकांत को सजा या अकेलेपन के तौर पे देखते हैं,
लेकिन लेख कहता है कि इस अवस्था में एकांत आपका कमांड सेंटर बन जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, कमांड सेंटर। हाँ। इसका मतलब ये है कि डिटैच्ड व्यक्ति अकेला या दुखी नहीं होता, वो एक ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है। मतलब वो भीड़ का हिस्सा बनकर मैदान में दौड़ नहीं रहा, नहीं, बल्कि बालकनी में खड़े होकर पूरा खेल देख रहा है। बिल्कुल। और जब आप ऊंचाई से देखते हैं तो आपको वो पैटर्न दिखाई देते हैं जो मैदान में दौड़ रहे खिलाड़ियों को कभी नहीं दिखते। आप देख सकते हैं कि कौन थक रहा है, कौन गलती करने वाला है, और हमला करने का सही समय कौन सा है। एग्जैक्टली। आप पैटर्न समझते हैं, लोगों के भावनात्मक व्यवहार का विश्लेषण करते हैं और दूसरों की गलतियों का इंतजार करते हैं, जबकि बाकी लोग नीचे मैदान में भावनाओं के ज्वार में बह रहे हैं। हाँ, और जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, जो जल्दी चलता है वो जल्दी फिसलता है। ये कमांड सेंटर वाली सोच आपको जल्दबाजी करने से रोकती है। आप डेटा इकट्ठा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर सही समय पर पूरी सटीकता से अपना कदम उठाते हैं। लेकिन क्या ये आज की तेज तर्रार दुनिया में संभव है, जहां हर कोई चाहता है कि ईमेल का जवाब तुरंत मिले, हर मीटिंग में आपकी राय हो, हर मुद्दे पर आपका कोई स्टैंड हो? क्या ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बालकनी में खड़ा रहता है, उसे आलसी या गैर जिम्मेदार नहीं समझा जाएगा? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन लेख यह नहीं कहता कि आप कभी मैदान में उतरो ही मत। अच्छा। वो कहता है कि मैदान में तब उतरो जब वो लड़ाई लड़ने लायक हो, और ये फैसला आप तभी कर सकते हैं जब आप कमांड सेंटर से स्थिति का आकलन कर रहे हो। तो ये आलस नहीं है? नहीं, ये ऊर्जा का संरक्षण है। अपनी ऊर्जा को छोटी मोटी झड़पों में बर्बाद करने के बजाय उसे एक बड़ी लड़ाई के लिए बचा कर रखना जो वाकई मायने रखती है। और यहीं पर शायद लेख का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। डिटैचमेंट का मतलब ठंडा या भावहीन होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सटीक होना, लेजर की तरह फोकस्ड होना। हाँ, ये पूरी अवधारणा को एक साथ लाता है। आप शोर से नहीं चलते, आप अपने मिशन से चलते हैं। आपका हर फैसला, हर एक्शन, हर बातचीत एक ही सवाल से परखी जाती है, क्या ये मेरे अंतिम लक्ष्य के काम का है? अगर जवाब हाँ है तो आप पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं, और अगर जवाब नहीं है तो आप उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी पछतावे के और बिना किसी को सफाई दिए। ये एक तरह की भावनात्मक एफिशिएंसी है। बिल्कुल। आप अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर खर्च करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, शोर है। तो आज हमने रणनीतिक डिटैचमेंट की इस गहरी अवधारणा को समझा, जिसे लेख में महारत का एक रूप बताया गया है। ये सिर्फ चुप रहना या धैर्य रखना नहीं है, ये भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और बाहरी सत्यापन की जरूरत से आजादी है। हाँ। और अपने लक्ष्य पर सटीकता से ध्यान केंद्रित करना है। लेख का निष्कर्ष ये है कि ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ भीड़ आपको समझना छोड़ देती है और आपका सम्मान करना शुरू कर देती है, या शायद आपसे डरना शुरू कर देती है, क्योंकि आप उनके बनाए नियमों से नहीं खेलते। बिल्कुल। असली ताकत चुप्पी, नियंत्रण और आत्मनिर्देशन में निहित है, न कि जोर जोर से अपनी मौजूदगी जताने में। स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त होता है। मैं तब चलता हूँ जब ये मायने रखता है। और ये हमारे सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमारी प्रतिक्रिया और भागीदारी की मांग करती है, सोशल मीडिया की सूचनाएं, ऑफिस की राजनीति, हर छोटी बड़ी बहस, कौन सी लड़ाइयाँ वास्तव में लड़ने लायक हैं और कौन सी सिर्फ हमारी ऊर्जा खत्म करने के लिए बनाए गए जाल हैं। हाँ, तो अगली बार जब किसी व्हाट्सएप ग्रुप की बहस में या किसी बेकार की ऑफिस पॉलिटिक्स में खींचा जा रहा हो, तो एक पल रुककर खुद से ये पूछना शायद फायदेमंद हो, क्या ये लड़ाई मेरे कमांड सेंटर से देखने पर भी उतनी ही जरूरी लग रही है, या ये सिर्फ एक और शोर है? इन दोनों के बीच अंतर करना ही शायद असली रणनीति।